नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू डिस्कशन में। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। अफगानिस्तान में भूकंप बार बार आते हैं। अफगानिस्तान में भूकंप बार बार क्यों आते हैं इसके बारे में भी जानेंगे। अभी पश्चिमी अफगानिस्तान में 6.3 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया है, जिससे ठीक एक सप्ताह बाद भी उसी क्षेत्र में कई तेज भूकंप और इसके झटके देखने को मिला है। पश्चिमी अफगानिस्तान, यहाँ पर देखिए, एक अफगानिस्तान का ऐतिहासिक प्रांत है जिसका नाम है हेरात प्रांत। यहाँ पर भी 7 अक्टूबर को 6.3 तीव्रता का भूकंप आया था, जिससे 1000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई है। तो आइए जानते हैं कि अफगानिस्तान में ये बार बार भूकंप आता ही क्यों है। तो यह है इंडियन प्लेट्स, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये है इंडियन प्लेट्स और ये हल्का जो पिंक कलर की एरिया है ये है यूरेशियन प्लेट। ये है यूरेशियन प्लेट। इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में स्थित है अफगानिस्तान। दोनों प्लेटों के बीच में स्थित है अफगानिस्तान। जैसे ही यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट दोनों के बीच में जब संचलन स्टार्ट होता है, दोनों के बीच में संचलन यानी कि एक दूसरे के पास से अब जो घिसकना शुरू करते हैं तो घर्षण होता है। जब घर्षण होता है तो ऊर्जा निर्मुक्त होती है। तो फिर जो अफगानिस्तान है यहीं के बीच से ऊर्जा पृथ्वी के अंदर से ऊपर बाहर निकलना शुरू करती है, जो भूकंप के रूप में तब्दील हो जाती है। यही रीजन है क्योंकि अफगानिस्तान यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के बीच में स्थित है। इंडियन प्लेट लगातार उत्तर दिशा की ओर बढ़ता रहता है और यूरेशियन प्लेट इंडियन प्लेट की ओर बढ़ता रहता है। तो इसका रिजल्ट क्या निकलता है, जब दोनों के बीच में थोड़ा भी घिसकाव होता है तो अफगानिस्तान में भूकंप आ जाता है। तो इसलिए बार बार भूकंप अफगानिस्तान में आता है। थोड़ा भूकंप के बारे में जानते हैं। भूकंप एक टेक्टोनिक प्लेट है। टेक्टोनिक प्लेट क्या होता है, जैसे कि ठोस चट्टान के जो बड़े टुकड़े होते हैं उसे टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। पृथ्वी के जो अलग अलग टुकड़े हैं, चाहे समुद्री प्लेट हो, हर टुकड़ों को, जो बड़ा बड़ा टुकड़ा है उसको प्लेट के रूप में डिवाइड किया गया है, जो स्थल मंडल के ऊपर संचलन करता रहता है। तो इस पर आते भूकंप कैसे, जैसे ही स्थल मंडल के नीचे तनाव मूलक बल काम करता है तो एक दूसरे प्लेटों में घिंचाव होना शुरू करता है। जैसे ही एक दूसरे प्लेटों में घिंचाव होना शुरू करता है तो फिर एक दूसरे के पास से घिसकना शुरू कर देते हैं। तो जो बीच में उसके दरार या जो छिद्र होता है उसके किनारे किनारे ऊर्जा निर्मुक्त होती है, तेजी से ऊर्जा निर्मुक्त होती है। वही ऊर्जा भूकंप का कारण बनती है। पृथ्वी के अंदर से भूकंप जहां से निकलता है, जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है, उसे मूल बिंदु कहते हैं, या तो उसे इंग्लिश में फोकस कहते हैं। इस पर क्वेश्चन पूछता है। जैसे ही वो भूकंप पृथ्वी की सतह पर यानी ऊपर पहुंचता है, जहां पर सबसे पहले पृथ्वी की सतह पर भूकंप दर्ज किया जाता है, उसे एपी सेंटर यानी अधिकेंद्र बोला जाता है। तो आइए प्लेटों के बारे में एक बार नज़र डाल लेते हैं। दुनिया की प्लेटों पर यह है पैसिफिक प्लेट यानी जो प्रशांत महासागरीय प्लेट है, प्लस यहाँ पर देखिए ये है कोको प्लेट्स, ये है नाजका प्लेट। इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ देता है कि जो कोकोस प्लेट है और नाजका प्लेट है कहाँ स्थित है। तो ये है पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है कोकोस प्लेट और नाजका प्लेट। यहाँ पर नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, फिर साउथ अमेरिकन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, यह है यूरेशियन प्लेट जो यूरोप और एशिया को मिलाकर बना है। यह है अरेबियन प्लेट, इंडियन प्लेट है, प्लस उसके बाद यहाँ पर फिलीपींस प्लेट, फिर यहाँ पर पूर्वी पैसिफिक प्लेट है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, सोमालियन प्लेट है, प्लस उसके बाद अंटार्कटिका प्लेट है। तो ये है प्लेटों में डिवाइड किया गया है। सोकोत्रो प्लेट है। यहाँ पर इन प्लेटों में डिवाइड किया गया है पृथ्वी के एक स्थल खंड को, जिसे महाद्वीप के रूप में भी जानते हैं, और उसके बाद जो सागरी प्लेट है उसे महासागर के रूप में भी जानते हैं। तो ये था प्लेटों के बारे में, और अफगानिस्तान में भूकंप की तीव्रता बार बार क्यों है इसके बारे में। WWF की एक रिपोर्ट है, हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है WWF के द्वारा। WWF मतलब है कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर्स, ये इसका फुल फॉर्म है। इसने एक रिपोर्ट पब्लिश की है। रिपोर्ट पब्लिश कब की है, विश्व खाद्य दिवस, यानी कि हर साल 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसी दिन WWF के द्वारा एक शीर्षक रिपोर्ट पब्लिश की गई है, जिसका शीर्षक बताया गया है सस्ते पानी की उच्च लागत। ये बढ़ते जो वैश्विक जल संकट है उसकी चेतावनी दे रहा है कि जो वैश्विक जल संकट बढ़ते चले जा रहे हैं उसके कारण जो पानी है इसकी कीमत बढ़ती चली जाएगी।
तो आइए जानते हैं विश्व खाद्य दिवस। हर साल 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1945 में जब संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना हुई थी, FAO एग्रीकल्चर फूड ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना हुई थी 1945 में। 1945 में 16 अक्टूबर 1945 में हुई थी, 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। उसी दिन से 16 अक्टूबर को ही हर साल विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो जो विश्व खाद्य दिवस 2023 में मनाया गया है, तो 2023 की थीम क्या रखी गई है? 2023 की विश्व खाद्य दिवस की थीम रखी गई है जल ही जीवन है, जल ही भोजन है। थीम को याद रखिएगा, 16 अक्टूबर 1945 को हर साल मतलब विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना की तारीख है। इसके बारे में जान लेते हैं वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर्स यानी WWF के बारे में। इसका मुख्यालय ग्लैंड्स में है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1961 यानी 1961 में हुई थी। यह दुनिया का सबसे बड़ा संरक्षण संगठन है जो पर्यावरण के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करता है अपना, और इसका उद्देश्य यही है कि क्षरण को रोकना, पर्यावरण क्षरण को रोकना है। इसलिए WWF के द्वारा अर्थ आवर्स डे के जो कैंपेन है, अर्थ आवर डे, इसका भी अभियान इसके द्वारा चलाया जाता है WWF के द्वारा। फाउंडेशन प्लेटफॉर्म F20 का हिस्सा है। तो आइए जानते हैं आगे। चुनावी बांड, अभी सुप्रीम कोर्ट में चुनावी बांड यानी इंग्लिश में इसे बोलेंगे तो इलेक्टोरल बांड, इलेक्टोरल बांड को इसकी वैधता को लेकर चुनौती दी गई है। तो हाल ही में जो राजनीतिक दलों गुमनाम दान की अनुमति देती है, मतलब कि सेक्रेट रूप से पॉलिटिकल पार्टी को चंदा मिलता है इलेक्टोरल बांड्स के द्वारा, इसकी जो वैलिडिटी है, इसकी वैधता है, इसको चुनौती दी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट की जो 5 न्यायाधीश की संविधान पीठ को सौंप दिया गया है इस इलेक्टोरल बांड के रूप में। तो ये चर्चा में आ गया है क्योंकि यह मामला चुनावी बांड योजना को जो धन विधेयक के रूप में पारित करने से संबंधित है, इससे भी है। क्योंकि जो धन विधेयक से अगर किसी भी बिल को धन विधेयक के रूप में पारित किया जाता है तो उसमें जो राज्यसभा की भूमिका है वो कम हो जाती है, राज्यसभा की भूमिका कम हो जाती है, क्योंकि जो धन विधेयक होता है लोकसभा में ही पारित कर दिया जाता है। इसकी अनुमति या राज्यसभा की सहमति की बहुत विशेष जरूरत नहीं पड़ती है। इसे इंट्रोड्यूस कब किया गया था? इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी बॉन्ड्स को 2017 में मनी बिल के रूप में इसे पेश किया गया था और 2018 में इसे लागू कर दिया गया। 2018 में इसे लागू कर दिया गया। कोई भी इंडिविजुअल यानी कि कोई भी एक पर्सन हो, कंपनी हो, कोई भी व्यक्ति हो जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसको चंदा दे सकती है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के रूप में। जो SBI है यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, यह जारी करता है इलेक्टोरल बॉन्ड। किस रूप में जारी करता है? 1000, सबसे छोटा 1000 है, फिर 10,000 है, फिर उसके बाद 1 लाख है, 1 लाख के बाद 10 लाख है, 10 लाख के बाद 1 करोड़ है। इन सब कीमत में ये बॉन्ड जारी किए जाएंगे SBI के द्वारा। SBI के द्वारा ये आप दे सकते हैं। इसकी वैलिडिटी की बात करें तो इसकी वैलिडिटी कितने दिन तक रहेगी? 15 दिनों तक। यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड जब SBI के द्वारा इशू कर दिया जाता है तो यदि जिस पॉलिटिकल पार्टी को आप देते हैं वो अगर इसके 15 दिन के अंदर अगर नहीं भुनाता है तो ये इसकी जो एक्सपायरी डेट है समाप्त हो जाएगी, ये फिर किसी काम का नहीं रहेगा। तो SBI और उसके ब्रांच के द्वारा ही इसे सिर्फ भुनाया जा सकता है और किसी बैंक को अलाउ नहीं किया गया है। जो रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है यानी कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है, उसी की धारा 29A है, उसी की सेक्शन यानी धारा 29A है। इसके तहत जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी हैं पिछले चुनाव में लगभग 1% तक वोट पाई हैं, उन्हीं को इलेक्टोरल बॉन्ड दिया जा सकता है। मस्ट डिस्क्लोज देयर बैंक अकाउंट्स, इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने अपना जो चंदा है मिला है उसको एक्सप्लेन करना होता है कि उसे कितना चंदा प्राप्त हुआ है। तो ये था इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। नेक्स्ट पढ़ेंगे तिलपिया पर्वो वायरस के बारे में दिया है। तिलपिया पर्वो वायरस है क्या? भारत ने पहली बार तमिलनाडु
नाडु के अंतर तिलपिया पर्वो वायरस की उपस्थिति की सूचना दी है, जो खेत में पैदा होने वाली तिलपिया मछली को प्रभावित करती है। ये देखिए यहाँ पर फिगर्स, ये है तिलपिया मछली, ये मीठे पानी में उत्पादन की जाती है खेत में। जैसे धान का खेत हो गया, तमिलनाडु में 2-3 फसल धान की खेती होती है, तो वहाँ पर जो पानी में, मीठे पानी में, यानी कि जो धान की फसल में उगाया जाता है इस मछली को, तो इस वायरस के कारण, जो तिलपिया पर्वो वायरस है, इस वायरस के कारण लगभग 30 से 50% मछलियों की, जो तिलपिया मछली हैं, इनका डेथ हो गया है। तो इसलिए ये वायरस चर्चा में आ गया है। तो ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में ही इसकी उपस्थिति दर्ज की गई है। इस मछली को गरीबों की मछली मानी जाती है, क्योंकि तिलपिया 1950 के दशक में ही भारतीय मीठे जल निकायों में इसे लाया गया था। 1970 के दशक में शुरू की गई नील तिलपिया बड़ी और व्यापक रूप से इसकी खेती की जाना शुरू कर दिया गया। यदि इसकी क्षति होती है तो किसानों को भी हानि होगी, और जो छोटे किसान हैं या जो गरीब किसान हैं उनको बहुत ज़्यादा हानि होगी, भोजन संबंधित भी समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। नेक्स्ट बढ़ेंगे, लसिका फाइलेरिया के बारे में दिया है। लाओ पीपुल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यानी लाओ पीडीआर यानी लाओस को ही बोलते हैं, एक लैंडलॉक कंट्री है, साउथ ईस्ट एशिया की देश ये। हाल ही में मच्छरजनित संक्रामक रोग है जिसे लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस बोलते हैं, इसको सफलतापूर्वक समाप्त कर लिया है 2023 में। ध्यान रखिएगा 2023 में बांग्लादेश के बाद यह दूसरा देश बन गया है। बांग्लादेश के बाद यह दूसरा देश बन गया है जो लसिका फाइलेरिया यानी कि लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है। ध्यान रखिएगा लाओस पीडियार्स LF यानी लसिका फाइलेरिया को खत्म करने वाला WHO पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र का 11वां देश है। ध्यान रखिएगा पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र का 11वां देश है। पूरी दुनिया में कितने हो गए? टोटल 19 देश हो गए। अगर 2023 की बात की जाए कि 2023 में बांग्लादेश के बाद दूसरा कौन सा देश है जो लसिका फाइलेरिया को खत्म कर दिया है, तो लाओ पीपुल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यानी लाओस है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस उपलब्धि का श्रेय लाओ की सरकार को दिया है, वहाँ के स्वास्थ्य कर्मियों को दिया है, वहाँ के समुदाय को दिया है कि उनके प्रयास के कारण ही इसे समाप्त किया गया है। तो यह था लसिका फाइलेरियोसिस, एक मच्छरजनित बीमारी होती है जो पाँव फूलने की बीमारियां इसे कहते हैं। नेक्स्ट, समुद्री बादल चमकाना है यानी कि मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग, ये एक टेक्निक है। ऑस्ट्रेलियाई शोधकर्ताओं ने अत्यधिक गर्मी के कारण जो ग्रेट बैरियर रीफ है उस पर जो मूंगा होता है, मूंगा का विरंजन हो रहा है, उस विरंजन को कम करने के लिए ये समाधान, इस टेक्निक का इस्तेमाल करने की बात कर रहा है, यानी जिसे कहते हैं समुद्री बादल चमकाना यानी मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग। ये विधि है क्या, इसके बारे में देखते हैं फिगर में। यहाँ पर देखिए ये है ऑस्ट्रेलिया, ये है ऑस्ट्रेलिया का जो उत्तर पूर्वी साइड है। यहाँ पर देखिए ग्रेट बैरियर रीफ है। ये अगर इसका जो अत्यधिक गर्मी पड़ती है तो इसका कलरलेस हो जाता है, तो उसे बोलते हैं मूंगा विरंजन बोलते हैं, विरंजन चूड़ या विरंजन की घटना बोलते हैं जब वो कलरलेस हो जाती है, तो अत्यधिक गर्मी के कारण है। तो इसमें होगा क्या, जो क्लाउड इसमें दिया है ना कि मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग एक टेक्निक है। इसके माध्यम से करते क्या है, जो समुद्री जल है, ध्यान रखिएगा, जो समुद्री जल है इसको ले जाते हैं, इसको बादल के रूप में इसका छिड़काव करते हैं, बादलों में, आसमान में इसका छिड़काव करते हैं, तो ये बादल की बूंद के रूप में आसमान में टिक जाता है। तो जैसे बादल की बूंद के रूप में छिप जाता है तो जो सूर्य से रोशनी या प्रकाश आती है इसे रिफ्लेक्ट करके वापस कर देता है, यानी कि इसे समुद्र के अंदर नहीं आने देता है। जब समुद्र के अंदर बहुत ज़्यादा इसकी गर्मी नहीं पहुँच पाती है तो जो ग्रेट बैरियर रीफ है इसका विरंजन होना बंद हो जाता है। तो ये थी क्लाउड मरीन ब्राइटनेस टेक्निक। एरोसॉल भी होता है, एरोसॉल का भी छिड़काव किया जाता है, जो भी सूर्य की रोशनी या प्रकाश को या गर्मी को वो ऊपर ही फंसा कर रख लेती है। तो ये थी टेक्निक मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग टेक्निक के बारे में दिया है। नेक्स्ट, एक पोर्ट है जिसका नाम है विझिंझम पोर्ट। ये कहाँ पर है? केरला के अंतर्गत है। यहाँ पर देखिए केरला के अंतर्गत है। इसे अदानी ग्रुप द्वारा डेवलप किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 2024 तक ये बनकर रेडी हो जाएगा। इसकी विशेषता यही है कि भारत का पहला गहरे पानी में कंटेनर ट्रांसशिपमेंट है, यानी कि ट्रांसशिपमेंट है। शिप को एक देश से दूसरे देश की तरफ यहाँ पर ले जाया जा सकता है। यूरोप, खाड़ी देश और पूर्वी एशिया को जोड़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्गों से ये निकट रखता है कि यहाँ से आप एक देश से दूसरे देश से जो शिप आएंगे यहाँ से ट्रांसपोर्ट, यहाँ पर ट्रांसमिट मतलब कि यहाँ से एक दूसरे देश पर आसानी से ले जाया जा सकता है।
यह ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल अत्यधिक बड़े जहाज़ों को संभाल सकता है और यह ट्रांसशिपमेंट क्लब में भारत को प्रवेश का भी प्रतीक है। जैसे कोलंबो सिंगापुर हो गया पोर्ट हो गया, जेबेलली पोर्ट हो गया, उस क्षमता का ये पोर्ट डेवलप किया जा रहा है जिसका नाम है विजिंघम पोर्ट। ये केरला में है, ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही है। अगर मेरी न्यूज़ या जानकारी आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर करते रहिए। थैंक यू।